सो प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन हमारा चल रहा था, और प्लांट बायोलॉजी के सेक्शन में वी हैड टू कवर 4 टॉपिक्स, 4 चैप्टर्स, out of which we are done with 3 topics already, which are nutrition in plants, transport in plants, coordination in plants, and reproduction in plants हमारा जो है अभी बाकी है। ठीक है ना? सो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, या अभी आने वाली 1-2 क्लासेस का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आज मैं और आप मिलकर ये जो 3 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, ठीक है ना, 3 टॉपिक्स हमने जो कंडक्ट कर लिए हैं आपके साथ, इनको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद इन एमसीक्यू और थ्योरी में से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इनमें से करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू और थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें अंदाजा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लांट बायोलॉजी जब हम करेंगे तो उसके पास पेपर की प्रैक्टिस में पास पेपर के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, मैं और आप मिलकर उसे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जाहिर है यहाँ पर 50-50 सवाल तो हम नहीं कर सकते, तो एमसीक्यू और थ्योरी में से थोड़े थोड़े सवाल आपको मैं हर टॉपिक से कराऊंगा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड कोऑर्डिनेशन। यानी बिफोर दैट वी स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हम ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इन तीनों टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं। तो आज इन तीनों टॉपिक्स का पास पेपर रिव्यू सेशन करेंगे, और उसमें से एमसीक्यू थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। अब आप में से ज्यादातर बच्चों ने तो सेशंस अटेंड किए हैं, तो आई एक्सपेक्ट, आई अज्यूम कि ये चैप्टर्स आपने अच्छे से कवर अप कर लिए होंगे, क्योंकि इनफ टाइम हैज बीन पास्ड। ठीक है ना? लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने इन चैप्टर्स की क्लासेस अटेंड नहीं की थी, या इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद उसने रिव्यू नहीं किया, तो याद रखें, अगर आपने कोई चैप्टर अच्छे से उसकी लर्निंग पूरी नहीं की है ना, तो पास पेपर सेशन विद योर टीचर इज नॉट फ्रूटफुल एनी, मतलब अप टू एनी, यानी किसी भी तरह से वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। द रीजन इज कि आपने जो है वो, अगर लर्निंग आउटकम्स ही पूरे नहीं किए हुए, दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। टीचर अपनी अपनी में लगा होगा, और 2-4 बच्चे जो हैं वो सिर्फ यस और नो कर रहे होंगे। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें कि पास पेपर सेशन में आपकी लर्निंग पूरी होना जरूरी है। सो अगर मैं क्विकली आपको रिव्यू करूं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और कोऑर्डिनेशन प्लांट का, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? कैन यू गाइस हियर मी? ओके, ठीक है जी। ओके, चलो बेटा, तो मेरे बच्चे जरा रिव्यू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने जो है वो नहीं किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उससे, क्योंकि अब आपने जो नेक्स्ट वीक में एग्जाम देना है, तो उस एग्जाम के अंदर भी प्लांट बायोलॉजी शामिल है। तो मुझे कुछ बच्चों ने भी रिक्वेस्ट किया था कि बिफोर दैट के साथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आप स्टार्ट कराएं। इज इट पॉसिबल टू हैव सम क्वेश्चन आंसर्स ऑन दी अबव 3 टॉपिक्स? तो मैंने उनको कहा था बिल्कुल ऐसी कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, ठीक है ना? बेटा, न्यूट्रिशन प्लांट्स हमने स्टार्ट किया था। मैं जल्दी जल्दी रिव्यू करूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारी एनर्जी हमारी रिव्यू में निकल जाए और फिर पास पेपर क्वेश्चंस में हम एनर्जी ना इनपुट डाल सकें। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। जितना जो बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन विद डिसिप्लिन, ये नहीं कि चैट में टकाटक एक ही बात लिखे जा रहे हैं, या क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन, कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन नहीं करना है, ताकि सबके लिए ये सेशन बेनिफिशियल हो। और याद रखें, जब कोई भी चैप्टर का टीचर के साथ आप पास पेपर सेशन करते हैं ना, तो उसका उसका एंगल बड़ा डिफरेंट होता है। वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी देयर, ठीक है? बोरियत अगर आ रही होती है, उसको आपने ओवरकम करना है। वालेकुम अस्सलाम। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स अगर आप याद करें, वी स्टार्टेड दिस विद द टॉपिक, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि भाई वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपनी न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं? फोटो सिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स परफॉर्म, और प्लांट्स रिलाई ऑन विच प्रोसेस बेटा? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने तुम लोग को बताया था कि द इक्वेशन मस्ट बी रिमेंबर, कि इक्वेशन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स compounds like carbohydrates such as glucose, and oxygen is released as a byproduct. उसके बाद इसी तरीके से हमने डिफाइन भी किया था, प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन से ही डेफिनेशन की थी। फिर मैंने तुम लोग को बताया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने 4 चीजें कवर करनी होती हैं। पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस।
दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तीसरा यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद एक इसके इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है जो एटीपी से रिलेटेड है। तो हमने थ्योरी करनी थी, तो थ्योरी में वी वर सपोज टू कंप्लीट दीज थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आपके सामने हुआ है, जहां पर लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड के फैक्टर्स वर डिस्कस। लाइट का फैक्टर हमने डिस्कस किया कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, और लाइट नहीं होगी तो प्रोसेस होगा नहीं, फ्यूल का रोल प्ले करती है। हाउएवर ये हमने जाना कि रेड एंड ब्लू वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर मैक्सिमम रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर नॉट दैट मच नीडेड, एंड ग्रीन कंपोनेंट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड एट ऑल। उसके बाद बेटा ये ग्राफ आपने देखा जिसमें लाइट इंटेंसिटी इनिशियली बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। आप एमसीक्यू और थ्योरी दोनों में देखोगे बेटा, एमसीक्यू और थ्योरी दोनों में आप देखोगे कि अल्लाह आपका भला करे ये ग्राफ आपको नजर आएगा। तो इनिशियली जब आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो आप देखेंगे लाइट इंटेंसिटी इज अ लिमिटिंग फैक्टर, और जब सैचुरेशन पॉइंट के बाद, बेटा ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हैं तो उसके लिए शायद ये सेशन आज इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आज हमने इसको रिव्यू करने के बाद इसका पास पेपर सेशन करना है, ठीक है ना। तो लाइट का जो ग्राफ है ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस ग्राफ में यहां पर लाइट इंटेंसिटी खुद लिमिटिंग फैक्टर थी, और अदर आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट अदर फैक्टर्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्लोरोफिल का डिस्कशन किया बेटा। देखो बेटा, जो बच्चे नए हैं ना, मैंने आपको पहले भी ये शायद बताया कि देखो प्लांट बायोलॉजी ना समथिंग वाज वेरी बेसिक। जो भी आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन्होंने प्लांट बायोलॉजी ऑलरेडी पढ़ी होती है, और अगर नहीं पढ़ी हुई है तो जाहिर है कि फिर यू हैव टू टेक द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस सेक्शन, जो 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, सो दैट दिस सेशन कैन बिकम फ्रूटफुल। जितना आपको आता है उससे पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्लोरोफिल की बात हमने की थी। तो क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों, याद है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इफ यू रिमेंबर कि भाई प्लांट लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब तो कर लेता है बेटा, लेकिन इट इज क्लोरोफिल विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज द यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी और प्लांट उसे यूज नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल आ गया था। तो वाटर में हमने क्या कहा था कि वाटर बेसिकली प्रोवाइड्स इट्स हाइड्रोजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एंड ऑक्सीजन आती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी कि ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन आर प्रोवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन बेसिकली कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहां पर भी ग्राफ है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ग्राफ बनाओगे तो इनिशियली जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन फिर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जहां पर अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। फिर हमने टेम्परेचर का फैक्टर डिस्कस किया था बच्चों, इफ यू रिमेंबर। मैं जल्दी जल्दी इसलिए रिव्यू कर रहा हूं कि दिस इज अ रिव्यू, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट राइट नाउ, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। तो टेम्परेचर का फैक्टर क्या था, जो आपको मैंने बताया था बेटा कि चूंकि फोटोसिंथेसिस इज एन एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है। तो आप जानते हैं एंजाइम्स के अंदर आपकी बात बेसिक बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि भाई एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। रिमेंबर 10 to 45 डिग्री सेल्सियस का ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया था तो आपने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, कोलिजन्स बढ़े थे, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी थी, एंड देयरफॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ गया था। लेकिन अगर आप बिलो ऑप्टिमम चले जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, कोलिजन नहीं हो पाते, एंजाइम फ्रीज हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाता है, एंजाइम एक्टिविटी नीचे चली जाती है, इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी जो है ना वो जीरो पे आ जाता है। दिस इज ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस डिस्कशन। उसके बाद प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है उन्हें वो कहाँ यूज करता है, दिस इज अगेन अ प्रीटी बेसिक नॉलेज। तो प्लांट जो ग्लूकोज बना रहा है वो कहाँ यूज करेगा भाई, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी। जो प्लांट रेस्पिरेशन में ग्लूकोज बना रहा होता है उसे ऑक्सीडाइज करके वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। प्लांट जो स्टार्च बना रहा होता है उसे वो रिजर्व करता है। जो सेलुलोज बना रहा होता है वो सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो सुक्रोज बनता है वो ट्रांसपोर्टिंग दी कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। ये 4 फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थी बेटा, दोबारा से। ग्लूकोज जो बनता है वो डायरेक्टली यूज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का वो वाला फॉर्म है प्लांट के अंदर जो प्लांट रिजर्व करता है
फॉर दी अनफेवरेबल टाइम्स। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल बनाने के लिए यूज होता था, और सुक्रोज ट्रांसपोर्टिंग, यानी कार्बोहाइड्रेट को जिस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट वाज सुक्रोज। उसके बाद बेटा हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। लीफ के स्ट्रक्चर में वी टॉक्ड अबाउट के लीफ प्लांट के दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं। तो हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ना था। दिस वाज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, इफ यू रिमेंबर बच्चा। ये एक्सटर्नल, क्योंकि गैप आ गया ना, इसलिए मैं इतना रिव्यू कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलता, ताकि कुछ बच्चों के दिमाग में से मट्टी हटे और उनको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। सो बेटा, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ था। यू शुड बी नोइंग द लेबल्स ऑफ दिस. And then this was pretty important diagram, which was about the internal structure of leaf. You should know where is cuticle, you should know upper epidermis, palisade mesophyll, spongy mesophyll cell, air spaces, lower epidermis, guard cell, stomata वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू विल सी कि ये एमसीक्यू में आ रही होती हैं। उसके बाद फिर हमने इनके बारे में एक एक दो दो लाइनर्स भी लिखे थे कि वैक्सी क्यूटिकल क्या कर रही है, अपर लोअर एपिडर्मिस से क्या हो रहा है, पैलीसेड सेल का क्या रोल है। पैलीसेड सेल्स वर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी में भी आते हैं, क्योंकि दे वर दी सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दी फोटोसिंथेसिस फॉर दी होल प्लांट। हाउएवर क्लोरोप्लास्ट कहां कहां था बेटा? क्लोरोप्लास्ट वर प्रेजेंट इन पैलीसेड सेल, क्लोरोप्लास्ट वर आल्सो प्रेजेंट इन स्पॉन्जी सेल्स, एंड क्लोरोप्लास्ट वर आल्सो प्रेजेंट इन दी गार्ड सेल। तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस कहां कहां थी? यहां भी थी, यहां भी थी, और यहां भी थी। लेकिन पूरे प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने सिर्फ किसको दी है? पैलीसेड सेल को दी है। और यही वजह है कि हमने पैलीसेड सेल को अलग से हाईलाइट किया था। ये थ्योरी का आंसर आपके पास मौजूद है कि पैलीसेड सेल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मल्टीपल टाइप्स की आपने जनाब एडेप्टेशंस पैलिसेड सेल्स की पड़ी थी। उसके बाद स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो कि काफी लूजली अरेंज होते हैं, इनके दरमियान एयर स्पेसेस होते हैं, और ये प्राइमरीली ट्रांसपायरेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा भी। फिर गार्ड सेल और स्टोमेटा की बात हुई, और यहां पर हमने इस चैप्टर को कर दिया क्लोज। जो ट्रांस न्यूट्रिशन इन प्लांट था वो यहां पर आकर क्लोज हो गया। देन उसके बाद चैप्टर आया था बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इफ यू रिमेंबर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का चैप्टर आया। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि बेटा प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सिस्टम दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर सिस्टम। और इस वेस्कुलर सिस्टम में दो तरह की वेसल्स आती हैं, जिनको एक वेसल को जाइलम कहा जाता था, एक को फ्लोएम कहा जाता था। टुगेदर दे आर रेफर्ड एज वेस्कुलर बंडल्स। इनको मिलाकर हम क्या कहते थे? वेस्कुलर बंडल कहते थे। सो इफ यू रिमेंबर, पहली चीज जो हमने की थी वो की थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल, कि वेस्कुलर बंडल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इन प्लान डायग्राम। अब आप पास्ट पेपर में देखेंगे आज मेरे साथ कि ये एमसीक्यू वगैरह में खास तौर पे बहुत ज्यादा आता है। तो ये रूट का डायग्राम है। तो सबसे पहले तो आपको रूट आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि रूट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह रूट हेयर से करेंगे, और ज्यादा मेजर आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि जो वेस्कुलर बंडल है ये सेंटर में होता है, वेस्कुलर बंडल सेंटर में होता है। और फिर कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया था कि इसमें जो आउटर रीजन है, दिस इज द फ्लोएम टिश्यू, और ये जो स्टार शेप सेंट्रल रीजन है, दिस इज ऑफ द जाइलम टिश्यू, दिस इज ऑफ द जाइलम टिश्यू। तो ये आइडेंटिफिकेशन मसला नहीं होनी चाहिए। फिर कॉर्टेक्स था, ठीक है। उसके बाद स्टेम था। तो स्टेम में आप देखें, स्टेम में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो सेंटर में नहीं होते, बल्कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द पेरिफेरी। देयर आर मल्टीपल वेस्कुलर बंडल। और इसके अंदर भी जो बाहर वाला टिश्यू था ये फ्लोएम था, और जो अंदर वाला टिश्यू था दैट वाज जाइलम। रिमेंबर बच्चों, ये बात हमने पढ़ी थी ना कि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है। लीफ में उल्टा होता है, बाकी स्टेम और रूट के अंदर फ्लोएम बाहर वाला टिश्यू होता है। देखो यहां पर भी फ्लोएम इज दिस वन, एंड जो सेंट्रल है दैट इज जाइलम, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन यहां भी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर लीव्स में आ गए थे। तो लीव्स में भी आप देखें मल्टीपल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और मस्कुलर इन वेस्कुलर बंडल में बाहर वाला, जब ऊपर से आप आ रहे हो तो पहले जाइलम है, बाद में फ्लोएम है। ये वाला जाइलम था, बाद वाला फ्लोएम था। खैर, उसके बाद बेटा बेटा जाइलम और फ्लोएम के हेड टू हेड कंपैरिजन हमने किया था, और ये हम अपने सिलेबस में दूसरी बार कर रहे थे। पहली बार कहां किया था बच्चों? पहली बार जाइलम फ्लोएम कहां पढ़ा था हमने अपने सिलेबस में? पहली बार जाइलम और फ्लोएम कहां पढ़ा था बच्चों? ये तो दूसरी बार पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो पहली बार हमने जब चैप्टर कवर किया था स्पेशलाइज्ड सेल्स,
यस बेटा, वेरी गुड। तो वहां पर हमने ये चैप्टर कवर, यहाँ टॉपिक कवर किया था। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये भाई साहब डेड है, हॉलो है ना, और किस सेल से बने होते हैं, वेसल एलिमेंट से बने होते हैं, लिग्निन डिपॉजिट हुआ हुआ होता है, ये हाइलाइट्स थी। ये लिविंग टिश्यू होता है और ये दो सेल से बना होता है, कंपेनियन सेल से और सीव ट्यूब सेल से, ऐसा ही है ना। इनके दरमियान जो है वो सीव प्लेट्स होती हैं, ऐसी कुछ बातें आपने की थी, ठीक है ना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपने मेरे साथ लिखे हुए हैं। जाइलम का रोल याद रखिएगा, जाइलम का, फ्लोएम का जो रोल है प्राइमरीली वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमुलेट्स है, लेकिन जाइलम के दो रोल थे। जाइलम सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी है, जाइलम सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी है, प्लांट का मेजर सपोर्ट है, और साथ ही साथ जाइलम आल्सो कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। उसके बाद मेरे बच्चे हमने एसेंट ऑफ सैप का कंसेप्ट पढ़ा था कि किस तरह वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ऊपर पहुंचते हैं। तो यहां पर हमने पहले रूट हेयर सेल को डिस्कस किया कि रूट हेयर सेल जो कि टी शेप सेल होता है, वो किस तरह से अपना सरफेस एरिया एक्सटेंड करके ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। बच्चों को याद आ रहा है, रूट हेयर सेल की अडेप्टेशन पढ़ी थी ना हमने बच्चे, कि टी शेप सेल है, अपना सरफेस एरिया एक्सटेंड कर लेता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट पॉइंट विद द सॉइल बने और ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों एब्जॉर्प्शन हो पाए। दिस वाज समथिंग वी डिस्कस्ड। उसके बाद फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है प्राइमरीली वो ऑस्मोसिस से होती है, और मिनरल आइंस की एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से होती है। ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। और उसके बाद आपको बताया था कि जब एक बार वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए तो उनका रूट क्या होगा। तो हमने यहाँ देखो रूट डिस्कस किया हुआ है, रिमेंबर, सॉइल से रूट हेयर सेल में आए, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फिर रूट हेयर सेल से कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस से जाइलम ऑफ रूट, फिर जाइलम ऑफ रूट से जाइलम ऑफ स्टेम, जाइलम ऑफ स्टेम से जाइलम ऑफ लीव्स। तो मेरे बच्चों ये पूरा पाथवे आपको बताया था, और ये भी बताया था कि कहां पर कौन सा प्रोसेस होगा। यहाँ ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। जिन लोगों ने सेशंस अटेंड किए हैं, एक्सक्लूसिव डिस्कशंस ऑलरेडी हमने इनके बारे में कर रखी हैं। उसके बाद मेरे बच्चों एसेंट से रिलेटेड, यानी पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है, वाटर और मिनरल्स ऊपर कैसे जा रहे हैं, इस पर हमने दो मैकेनिज्म्स की बात की थी, रिमेंबर बच्चों, ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में ट्रांसपायरेशन डिस्कस हुआ था, विच इज मूवमेंट ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्पॉन्जी सेल इनटू एयर स्पेस, एंड एयर स्पेस से एटमॉस्फेयर में। याद आता है बेटा, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज अ प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करता था, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट सच एज स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन का रूट क्या था, स्पॉन्जी सेल से वाटर इवेपोरेट होके कहां आता था? अरे बोलो बेटा, पार्टिसिपेशन नहीं आ रही तुम लोगों की तरफ से, पढ़ा हुआ है ना बच्चे, इट्स अ रिविजन। स्पॉन्जी सेल से इवेपोरेशन होती थी, कहां आता था? एयर स्पेसेस में, और एयर स्पेसेस से डिफ्यूजन के थ्रू एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू चला जाता था। एडवांटेजेस ट्रांसपिरेशन के ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरी में आप देखेंगे, पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि एक्सेस वाटर से छुटकारा मिलता है, प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट कर पाता है, और इवेपोरेशन ऑफ वाटर से कूलिंग इफेक्ट होता है जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा हो जाएगी तो प्लांट में क्या हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएगी। क्या मतलब, जिस रेशो से पानी आ रहा है, अगर उससे ज्यादा तेजी से पानी लूज हो जाए तो प्लांट के पत्ते मुरझा जाएंगे। उसके बाद बच्चों याद करें, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन किया था, और ये वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि दैट इज ऑल व्हाट वी डिस्कस इन फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कौन से फैक्टर्स थे? 5 फैक्टर्स थे। यहाँ सारा की कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। टेम्परेचर में क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी एग्जैक्टली क्या करेगी, सरफेस एरिया से एग्जैक्टली क्या होगा, स्पीड ऑफ विंड से एग्जैक्टली क्या होगा, ह्यूमिडिटी से एग्जैक्टली क्या होगा। ये सारी चीजें वन बाय वन हमने डिस्कस की थी, और डिस्कस करने के बाद आपके साथ यहाँ पर की पॉइंट्स में लिखी थी कि कौन सी चीज एग्जैक्टली किस चीज को इफेक्ट कर रही है, एंड दिस वाज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेरे बच्चों फिर हमने दोबारा से ट्रांसपिरेशन पुल की बात की। तो हमने बताया था कि जब यहां से वाटर लूज हो रहा है तो यहां पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा, और ये गैप स्लोली और ग्रेजुअली क्या करता है, नीचे से पानी को खींचता है। ये मैंने ट्रांसपिरेशन पुल कैसे क्रिएट होता है यहां पर आपको पैराग्राफ लिखवाया था कि ट्रांसपिरेशन पुल एग्जैक्टली क्या चीज है और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से कैसे क्रिएट होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्सेस। हमने आपको ये समझाया था कि मेरे बच्चे, जब तक स्टोमेटा खुला हुआ है तब तक तो ट्रांसपायरेशन पुल होता है, लेकिन जब रात को स्टोमेटा बंद होता है तो देयर इज नो ट्रांसपायरेशन पुल, है ना। तो जब रात को ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा तो पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा?
क्योंकि वहां पर कोहिसिव और एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो पानी को उसी लेवल पर होल्ड करके रखती हैं, एंड दैट इज व्हाट वी डिस्कस कि कोहिसिव फोर्सेस क्या हैं, एडहेसिव फोर्सेस क्या हैं, और रात में क्या हो रहा है जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन पुल खत्म हो जाता है। वी डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट नाइट। ठीक है जी। उसके बाद बहुत छोटी सी डिस्कशन थी ट्रांसलोकेशन की, जिसमें हमने कहा था कि इट इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एसिमिलेट्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक वाया फ्लोएम वेसल, कि फ्लोएम के थ्रू जो प्लांट से बनाई हुई चीजें मूव करती हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और मैंने कहा ये मूवमेंट होती है सोर्स से सिंक पर। अब सोर्स क्या होगा, जहां मटेरियल अवेलेबल है, सिंक क्या होगा, जहां मटेरियल्स को भेजना है। तो मैंने ये मेंशन किया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सोर्स हमेशा लीव हो। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए लीव सोर्स है, तो ग्लूकोज जो बना रहे हैं वो लीव्स बना रहे हैं, तो लीव सोर्स है। लेकिन स्टेम और रूट जो है वहां सिंक बन जाते हैं। रूट, अगर हम स्टार्च की बात करें, प्लांट स्टार्च कहाँ स्टोर करता है बेटा, प्लांट स्टार्च स्टोर करता है रूट के अंदर। तो रूट बिकम्स द सोर्स फॉर द स्टार्च। और फिर अगर स्टार्च को अनफेवरेबल कंडीशंस में भेजा जा रहा है स्टेम और लीव्स के पास, तो स्टेम एंड लीव्स एक्ट एज सिंक। फिर स्टेम मल्टीपल हार्मोन्स के लिए जो है वो एज अ सोर्स रोल प्ले करती है, और फिर वहां से हार्मोन्स को लीव्स और रूट में भेजा जाता है, तो दे एक्ट एज अ सिंक। उसके बाद बेटा हमारा तीसरा टॉपिक शुरू हुआ था, इफ यू रिमेंबर, व्हिच वाज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। वो वेरी इजी टॉपिक। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बहुत आसान टॉपिक था, जिसमें हमने ट्रॉपिज्म डिस्कस किया, व्हिच इज द ग्रोथ रिस्पॉन्सेज अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। प्लांट के सराउंडिंग में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से प्लांट का जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम कहते थे ट्रॉपिज्म। और हमने ट्रॉपिज्म जो डिस्कस किया था, ग्रेविट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ये हमारे दो ट्रॉपिज्म थे जो प्रॉपर्ली हमने डिस्कस करने थे। हाउ एवर थिग्मो और हाइड्रोट्रॉपिज्म मैंने सुपरफिशियली आपको बताया था। असल डिस्कशन हमारी हुई थी ग्रेविट्रॉपिज्म के बारे में, यानी रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट और इट्स पार्ट टू ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है दैट इज ग्रेविट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिज्म क्या था, कि जब आप टूवर्ड्स दी ग्रेविटी ग्रो करें, और नेगेटिव क्या था, जब अगेंस्ट दी ग्रेविटी ग्रो करें। तो ये जो शूट होती है ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी ग्रो करती है, तो दिस शो नेगेटिव ग्रेविट्रॉपिज्म। और रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, तो दिस शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यही चीज हमने यहाँ पर लिखी भी थी। उसके बाद हमने पढ़ना था फोटोट्रॉपिज्म, वो के लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स था, पॉजिटिव और नेगेटिव था। और उसके बाद आ गया था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप अपने पास पेपर में थ्योरी में भी देखेंगे, विच इज ऑक्सिन एंड इट्स रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। रिमेंबर बच्चों, ऑक्सिन के बारे में जाना था, आखिरी डिस्कशन हुई थी। अरे हाँ ना तो बोल दो, मरमरा गए हो क्या मेरे बच्चे? मैं कोई भी चीज वापस नहीं दिखा सकता। द रीजन इज कि दिस इज अ ह्यूज फेवर फ्रॉम माय साइड कि आई एम रिव्यूइंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो हम ऑलरेडी गला फाड़ फाड़ के लिख लिख के डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? तो इट वॉज योर ड्यूटी टुडे कि यू शुड बी हैविंग एवरीथिंग इन योर माइंड, एंड हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हैं। अब मैं यहाँ ये मैंने बताया कि ये रिव्यू कर रहा हूं मैं, इट्स इज नॉट लेक्चर। हमारा प्राइमरी एम है आज क्वेश्चंस को देखना, एमसीक्यू 5-5 10-10 एमसीक्यू देखने हैं टॉपिक्स के, ताकि हमें सवालों का अंदाजा हो। तो प्लीज डोंट फोर्स मी टू गो के टू आस्क के सर ऊपर चल रहे हैं नीचे कर लें स्क्रीनशॉट। दिस वाज ऑल डन, दिस वाज ऑल शेयर्ड ऑन द ग्रुप, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स वर गिवन, एवरीथिंग वर गिवन। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो आई एम रियली सॉरी, आपके पास रिसोर्स अवेलेबल थी, आपको करना चाहिए था। तो मेरे बच्चे, फिर हमने प्लांट हार्मोन्स की बात की थी, और मैंने कहा था प्लांट की बॉडी में मल्टीपल हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन वी वर सपोज टू डिस्कस वन ऑफ द प्राइमरी हार्मोन जो है ऑक्सिन। यहाँ ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि ये मोस्ट डोमिनेंट हार्मोन होता था प्लांट बॉडी का। इसका केमिकल नेम मैंने तुम लोगों को बताया था, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। और ये हार्मोन बनता है सिर्फ कहां पर, टिप के सेल्स में। जो ग्रोइंग टिप होती है सिर्फ वहीं पर बनता है, जिसको मेरिस्टेम कहा जाता है। और ये करता क्या है, दो मेजर काम करता है प्लांट में, सेल डिवीजन को भी और सेल इलोंगेशन को, दोनों को कंट्रोल करता है। यानी नए सेल्स बनना और फिर हर सेल का खिंचना, इलोंगेट होना, ताकि प्लांट की हाइट बढ़े, प्लांट में उसके ग्रोथ में इजाफा हो। तो मेरे बच्चों, दैट इज बोथ दीज एस्पेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन। और उसके बाद फिर हमने ऑक्सिन का रोल पढ़ा था फोटोट्रॉपिज्म में। रिमेंबर, किसी को याद है क्या रोल था ऑक्सिन का फोटोट्रॉपिज्म में? कि अगर लाइट यूनिफॉर्मली पड़ती है,
हमने पढ़ा था लाइट पड़ी तो यहाँ ऑक्सीजन बनेगा और यहीं पर रहेगा अगर यूनिफॉर्मली पड़ रही है। या रिमेंबर दिस डायग्राम कि जनाबे अली मैंने डायग्राम के थ्रू इसलिए समझाया था कि अगर लाइट यूनिफॉर्म पड़ती है तो ऑक्सीजन बनेगा, यहां रहेगा और ये हिस्सा इलोंगेट करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइट किसी एक साइड से पड़े तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बनता है लेकिन बनने के बाद कहां एग्रीगेट करता है, लाइटेड एरिया में या शेडेड एरिया में। हाँ भाई, लाइटेड एरिया में, शेडेड, वेरी गुड। चलो ये हुई ना, नहीं बेटा आयशा याद नहीं आ रहा आपको, मेरे बच्चे लाइटेड एरिया में नहीं करता, शेडेड एरिया में करता है। यहाँ एक तरफ से लाइट बनी, लाइट पड़ रही है तो हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था इफ यू रिमेंबर कि बेटा वो बनेगा और बनने के बाद इट विल एग्रीगेट इन दी शेडेड एरिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो शेडेड एरिया में सेल्स हैं उनकी इलोंगेशन शुरू हो जाएगी, जबकि जो लाइटेड एरिया में सेल्स हैं उनकी इलोंगेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्रेजुअली प्लांट में क्या आएगा, बेंड आएगा टुवर्ड्स द लाइट। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्या कहा मैंने आपको, मेजर मेजर मोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए। क्या कि जब प्लांट पर अनइवन या एक साइड से लाइट पड़ती है तो ऑक्सीजन बनने के बाद शेडेड एरिया में कलेक्ट हो जाता है और जो लाइटेड एरिया है वहां पर ग्रोथ स्लो हो जाती है, जो शेडेड एरिया है वहां पर जो है वो तेजी से सेल इलोंगेट होते हैं और इसकी वजह से मेरे बच्चे लाइटेड एरिया की तरफ बेंट आ जाता है और इसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है आयशा, मैं समझ गया आपने कहा। यहां पर बच्चों हमने आपको डायग्राम में बताया था और फिर यही चीज आपको लिखवाई थी एंड दैट वाज द लास्ट डिस्कशन वी हैड एंड दैट कंक्लूडेड कोऑर्डिनेशन प्लांट। आर यू ऑल विद मी? चलो गुड हो गया। चलो मेरा बच्चा, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के कुछ एमसीक्यू करते हैं। याद रखें, आपने अगर खुद से किए हुए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कोशिश ये होगी कि जिस एमसीक्यू को मैं डिस्कस करूं उसके उसमें सिर्फ हम ये डिस्कस ना करें कि आंसर क्या है, हम ये भी डिस्कस करें कि जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं। देखो कोशिश ये करेंगे क्योंकि जाहिर है 4-5 घंटे का सेशन ये नहीं है, तो हम ये करेंगे कि हर टॉपिक में से 10-10 एमसीक्यू कर लेते हैं, 10 to 15 एमसीक्यू डिपेंडिंग ऑन दी पेस। और फिर कोशिश करेंगे कि अगर टाइम आज ज्यादा हो गया तो छोड़ देंगे, वरना आज ही फिर थ्योरी के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे या तो फिर नेक्स्ट क्लास में थ्योरी के क्वेश्चन देख लेंगे। बेटा ये बात मैं शुरू में बता चुका हूं, अगर आप लेट आए थे तो फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि मैं यही बताता रहूं कि कौन सा चैप्टर शुरू में मैंने बताया क्लास में कि क्या करेंगे। प्लीज भी थोड़ा सा मेच्योर हो जाए कि जाहिर है मैंने पूरा आउटकम आपको बताया, उसके बाद में आया हूं। अब दरमियान में कोई आगे मुझे सर रिप्रोडक्शन कब करेंगे, रिप्रोडक्शन कब करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। खुश मीजान, थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करने की कोशिश करें। ठीक है, शुरू में डिस्कस हो चुकी है, टाइम पे आया करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर रहे हैं। बेटा बच्चा, मेरा बच्चा, जनाब पहला सवाल है, देखो एमसीक्यू में देयर आर एमसीक्यूज व्हिच आर क्वाइट इजी, देयर आर एमसीक्यू व्हिच आर समटाइम्स डिफिकल्ट। तो आपने बस तवज्जो रखनी है कि भाई आप भंड ना मार दें। चलें भी शुरू करते हैं। विच रो shows what happens in photosynthesis? हाँ भाई, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 3 कॉलम है, एनर्जी कन्वर्जन, इमीडिएट प्रोडक्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट। मुझे बताएं कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बेटा? केमिकल एनर्जी क्या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बच्चों? बेटा एबीसी नहीं खेलेंगे, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट प्लांट एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय बाय लाइट एनर्जी कन्वर्टेड एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय क्लोरोफिल। वेरी गुड। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो हमारी लीग से ही बाहर हो गए। ठीक है, केमिकल टू लाइट तो है ही नहीं, लाइट टू केमिकल है। उसके बाद सी और डी में से आंसर हो सकता है। अब इमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होता है, स्टार्च। अभी हमने डिस्कस किया था, तो ठक करके हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। वेरी गुड हो गया। चलिए अब देखें डायग्राम आ गई ना, किसकी डायग्राम है ये? अच्छा वैसे तो लिखा वही है कि किसकी डायग्राम है, डाइकोटिलेडोनस लीड की, लीफ की। बेटा ऐसी डायग्राम को क्या कहते हैं जिसमें सेल शो नहीं हो? ऐसी डायग्राम को क्या कहते हैं जिसमें सेल शो ना हुआ हुआ हो? शाबाश, वेरी गुड, इट्स कॉल्ड अ प्लान डायग्राम। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा, तो मेरे बच्चे यहां पर क्या कहता है सवाल में, बड़ा सिंपल सा सवाल मालूम होता है, विच लेबल पार्ट ऑफ द लीफ कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां कहां होती है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बताते हैं कौन सा पार्ट क्या है। ये क्या है, अपर एपिडर्मिस। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है जी। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। जब वेस्कुलर बंडल है तो ये भाई साहब कौन है, जाइलम। ये बहन जी कौन है,
फ्लोएम, ऐसा ही है भाई। इसी तरह ये क्या है, गार्ड सेल, क्या ख्याल है बेटा, ये क्या होंगे, स्पॉन्जी सेल का रीजन होगा। सारी बातें, सारी बातें, सारे स्ट्रक्चर्स लेवल हैं। अब मुझे बताएं कि फोटोसिंथेसिस कहां कहां पर हो सकती है बेटा। ये टू क्या है, पैलिसेड सेल, तो पैलिसेड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, यस, ठीक है जी, टू में हो गया। उसके बाद आ जाए, अल्लाह आपका भला करे, गार्ड सेल में भी होती है, ठीक है, और फिर स्पॉन्जी सेल में भी होती है। तो 2 5 6 आर द राइट कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज द आंसर, ऑब्वियसली 2 5 6, विच इज सी। क्लियर हो गया। वन क्या है बेटा, वन एयर स्पेस है बच्चे, वन एयर स्पेस है, एरन काइमा, एयर स्पेस, वन इज एयर स्पेस, ठीक है बेटा। चल, अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना ग्राफ आता है ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये ग्राफ बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में नजर आएगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे ग्राफ है किसका, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ है। तो हम लाइट इंटेंसिटी वाला ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अल्लाह के हुक्म से। चलो बेटा, तो क्या कहता है, देखो ग्राफ में क्या दिखाता है कि आपके पास जब 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और लाइट इंटेंसिटी आपने बढ़ाई है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा और उसके बाद यहां जाकर सेचुरेशन पॉइंट आ गया। जबकि जब कार्बन डाइऑक्साइड 1% की है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा बढ़ा है और बाद में जाके सेचुरेशन पॉइंट आया। कहता है विच फैक्टर इज द लिमिटिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पर कौन सा फैक्टर लिमिटिंग के रोल के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। बेटा ये तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया ना। हाय हाय हाय, गड़बड़ कर दी ना तुम लोगों ने मेरे बच्चे। हमने क्या पढ़ा था, अभी मैंने ग्राफ में थोड़ी देर पहले रिवाइज किया कि इस लाइन में अगर वो पूछे ना कि कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है, तो लाइट इंटेंसिटी इज अ लिमिटिंग फैक्टर। यानी जिसका ग्राफ बना हुआ है, जब तक रेट बढ़ रहा है, लाइट इंटेंसिटी इटसेल्फ इज अ लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो सैचुरेशन पॉइंट के बाद अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। और यहां तो उसने और वाजे बताया हुआ है कि देखो 0.04% थी, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस बढ़ी नहीं है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को 1% कर दिया, देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना बढ़ गया। इसका मतलब है व्हाट इज एक्टिंग एज लिमिटिंग फैक्टर हियर। लिमिटिंग फैक्टर यहां हम लिखते हैं ना, अदर फैक्टर्स एक्टिंग एज लिमिटिंग। तो कौन सा फैक्टर है, ये तो ग्राफ खुद ही बता रहा है कौन सा फैक्टर है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग फैक्टर। देखो ग्राफ में दोनों तरीकों से पता चल रहा है। एक तो आपको जो 1% वाला ग्राफ दिया हुआ है, उसमें आप देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है ना। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है और 0.04 पे कम है, तो इट मींस इट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज लिमिटिंग द प्रोसेस। फिर आपको ये भी मालूम है बेटा, आपको ये भी मालूम है, याद रखो कि जिस चीज को एक्स एक्सिस पर लिखा गया है, मेरी बात याद रखो, जिस चीज को एक्स एक्सिस पर रखा गया है, जब तक ग्राफ में सेचुरेशन नहीं आ रही, दैट वुड एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर। और जब सेचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद ये तो हमने क्लास में पढ़ा है कि अब लाइट इंटेंसिटी कुड नॉट बी अ लिमिटिंग फैक्टर, रादर अदर फैक्टर्स वुड बी लिमिटिंग। अब अदर फैक्टर में हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज शोन। एग्जामिनर तुम्हें शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो देखो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा है। तो व्हाट इज लिमिटिंग द प्रोसेस, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड। फातिमा बात समझ आई। देखो यहां पर शो किया हुआ है ना कि दोनों ग्राफ में फर्क क्या है, लाइट इंटेंसिटी का फर्क नहीं है, दोनों ग्राफ में फर्क है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब यहां जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मजीद नहीं बढ़ा, वो किसकी वजह से नहीं बढ़ा, लाइट इंटेंसिटी तो दोनों में सेम ही चल रही है ना, यस और नो। लाइट इंटेंसिटी तो दोनों में ही हम बढ़ा रहे हैं ना, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक में बढ़ रहा है और एक में नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि कौन सी चीज फैक्टर चेंज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। फातिमा, सर बी नहीं हो सकता, राइट। नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि वाटर की तो अनलिमिटेड सप्लाई होती है ना प्लांट के पास, वाटर मिनरल से और सॉरी सॉइल से। तो ये तो देखो, इसीलिए कहता हूँ क्लास के अंदर ना तवज्जो दिया करो, क्योंकि जब मैं पास पेपर कराने की कोशिश बैठता हूँ, तो देर आर सम थिंग्स जो नहीं आ जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें हमने क्लास में कवर की होती है मेरे बच्चे। और फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर वो चीज आ जाए जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बच्चा कहेगा वाह सर आपने क्लास में बताया था, ये तो आ गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब वहां पर बच्चा उसी जगह पर कंफ्यूज हो जाए तो क्या फायदा होगा। तो लाइट इंटेंसिटी का फैक्टर बताते हुए अभी भी मैंने बताया था कि अदर फैक्टर्स लिमिटिंग एक्ट करते हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि लाइट इंटेंसिटी के ग्राफ में कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लिमिटिंग फैक्टर, एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर।
एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ में यू विल सी लाइट इंटेंसिटी एज अ लिमिटिंग फैक्टर. दीज आर द कॉमन ऑब्जर्वेशंस, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर देम. क्या कहा मैंने कि लाइट इंटेंसिटी के ग्राफ में यू विल सी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ लिमिटिंग फैक्टर. एंड अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होता तो आप देखते कि कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ में लाइट इंटेंसिटी would have been acting as a limiting factor. ये दोनों ग्राफ जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेबल. ठीक है जी बेटा, ठीक कहा था. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आर यू ऑल गुड टू गो बेटा? आगे चलें. ओके बेटा, चलो बेटा. अब यहां आ गया बेटा. The graph shows effect of oxygen concentration on the uptake of nitrate ions from the soil in the root here. देखो समझो, नाइट्रेट आइंस क्या होते हैं? These are nitrate ions. NO3 minus is nitrate ion. कहता है ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को. अब देखो कुछ नई चीजें आती है ना, होता वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है, लेकिन उसको एग्जामिनर देता ऐसे तरीके से कि बच्चा अगर कंफ्यूज होने वाला है तो वो कंफ्यूज हो जाए. ठीक है ना? तो मेरे बच्चे देखते हैं. तो कहता है भाई देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है, ग्राफ क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ अपटेक और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. जैसे जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है वैसे वैसे रेट ऑफ अपटेक भी बढ़ा है. यस और नो? अब सवाल कहता है, नजर आ रहा है बेटा ग्राफ में सबको कि जैसे जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है रेट ऑफ अपटेक भी बढ़ा है. अब कहता है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं. नाइट्रेट आइंस एंटर द रूट हेयर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बेटा हाउ आर दे रिलेटेबल? देखो ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा बनेगी. यस और नो? ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी एनर्जी, वेरी गुड बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन उतनी ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा बनेगी. और हमने क्या पढ़ा था कि मिनरल्स आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा? मिनरल्स आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी. तो यहां तो हमें पहला स्टेटमेंट ही मिल गया कि नाइट्रेट आइंस एंटर द रूट एयर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. लेकिन याद रखो, मेरी बात को गौर सुनना, ये अप्रोच समझ आ गई ना कि ऑक्सीजन जब ज्यादा अवेलेबल होगी तो ज्यादा एनर्जी बनेगी. एंड वी नो दैट मिनरल आइंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो आंसर तो हम यही कर लेंगे. लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, एमसीक्यू के अंदर जब आपको ये लगे ना कि कोई आंसर ठीक है, डू नॉट टिक द राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. जो गलत है ना उनको आपने रॉन्ग करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े. इफ यू वांट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी इन योर एमसीक्यू तो आपने सिर्फ सही को सही नहीं, गलत गलत क्यों है उसके ऊपर भी बात करनी है, ताकि आपको मजीद एक एक सवाल में चार चार लर्निंग्स मिले. और कभी भी जल्दबाजी के अंदर आपने जैसे देखा ना, ए आंसर लग रहा है, आपने बी सी डी पढ़ा ही नहीं, बस एक आंसर कर दिया. दिस इज नॉट रिकमेंडेड. ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में, ना बायोलॉजी में कभी भी आप एमसीक्यू में चारों ऑप्शंस को पढ़े बगैर आंसर को टिक ना करें. हाँ, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल आप उसको रूल आउट कर. ठीक है जी, चले लिखते हैं मेरे बच्चे. दिस डज नॉट कंज्यूम टाइम, नो वरीज. जब आप फ्लो में होते हैं दिस डज नॉट टेक टू मच टाइम. ठीक है, एंड दिस इज दी बेस्ट अप्रोच. वरना क्या होता है, आप फर्स्ट ग्लांस में सही लगा देते हैं, आगे ज्यादा सही ऑप्शन लिखा हुआ होता है और आपको लगता है आपने सही किया, गलत किया होता है, एक्यूरेसी खराब हो जाती है. नाइट्रेट आइंस एंटर द रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस. क्या आइंस ऑस्मोसिस से एंटर होते हैं? अब देखो जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा है तो क्या हमने थ्योरी में सीखा है कि आइंस क्या पूरे ऑस्मोसिस से निकलते हैं? डेफिनेटली नॉट. नाइट्रेट आइंस लीव द रूट हेयर सेल बाय डिफ्यूजन. क्या आइंस डिफ्यूजन इन्वॉल्व करते हैं? आंसर इज नॉट. ठीक है, नाइट्रेट आइंस लीव द रूट हेयर सेल इन लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. अगर ग्राफ में क्या नजर आ रहा है, क्या ग्राफ में क्या नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है नाइट्रेट आयन का अपटेक भी बढ़ रहा है. तो ये जो चौथा ऑप्शन कह रहा है ये भी रिलेटेबल नहीं है. तो ओ लेवल्स इज वेरी सिंपल लेवल. तो यहां पर आप बहुत आसानी से सही आंसर तक पहुंच जाते हैं. बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा जल्दबाजी नहीं करनी. ठीक है बेटा बच्चा? नहीं मेरे बच्चे, चाहे कितना ही कम टाइम हो, मैं आपको वाजे बता दूं कि मेरे बच्चे जितना भी कम टाइम हो एमसीक्यू में डू नॉट बी इन अ हरी. क्योंकि आप पढ़ पढ़ के तमीज से सही करो और लेट सपोज 40 में से 29 सही हो, यू विल गेट अ बेटर ग्रेड. अगर आप जल्दबाजी में 40 आउट ऑफ 40 भी करके आ जाते हो और उसमें आपके 10-12 जो है ना क्वेश्चन इसी जल्दबाजी की वजह से गलत निकलते हैं तो दैट हैज नो इम्पोर्टेंस. तो प्लीज
सर डी दोबारा बता देते हैं मेरे बच्चे। नाइट्रेट आइंस कहता है लीव द रूट हेयर सेल इन लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। यहां नाइट्रेट की अपटेक की बात हो रही है। पहला सवाल तो ये कि नाइट्रेट आइंस क्या रूट हेयर सेल को लीव कर देते हैं या अपटेक होते हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट भी गलत है। और दूसरा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जब लो होती है तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट आइंस का इफेक्ट होता है, ऐसा ग्राफ से भी हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है ना, ग्राफ में भी नजर आ रहा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो अपटेक बढ़ जाता है। तो लीविंग आउट की जो बात है दैट इज नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, इसीलिए हमने इसको इनकरेक्ट किया और वापस हम उसी ऑप्शन पे आ गए कि नाइट्रेट आइंस एंटर द रूट हेयर सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सनी डे विच सब्सटेंस इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ लीफ। हाँ भाई, एक सनी डे है, कौन सी चीज एक्सक्रीट होगी? बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल येट बच्चा गड़बड़ कर जाता है। क्या चीज होगी मेरे बच्चे? एक सनी डे है, देखो जवाब अलग अलग आना शुरू हो गए, गड़बड़ करना शुरू कर दी तुम लोगों ने बच्चे। एक सनी डे है, क्या चीज एक्सक्रीट होगी? डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गधा कह रहा है मेरे बच्चे? जब एक सनी डे है तो फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी ना बेटा। जब फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन विल बी एक्सक्रीटेड, यस और नो? तो किसी ने शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड कहा, तो बेटा अब आप खुद फैसला कीजिए कि जल्दबाजी में क्या क्या भंड हो सकते हैं। वो जो सनी डे की बात कर रहा था, तो सनी डे से वो बताना चाह रहा था कि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रही है। आगे चलो, विच प्रोसेस इन अ डेवलपिंग सीडलिंग नीड्स लाइट एनर्जी। कौन से प्रोसेस को एक सीडलिंग, जो एक सीड डेवलप हो रहा है सीडलिंग में, उसे किस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होगी? नंबर वन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिजर्व। नंबर टू, रेस्पिरेशन। नंबर थ्री, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। नंबर फोर, ऑप्टेक ऑफ सॉल्ट्स। यूज योर कॉमन सेंस। किस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है बेटा? एनर्जी किस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है बच्चे? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। रेस्पिरेशन, ओ भाई समझ लो, रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाँ भाई, देखो देखो ये, अब देखो ना एबीसीडी कितनी वैरायटी आ रही है माशाल्लाह। इससे पता चला कि आधे से ज्यादा गधे निकलेंगे जो गलतियां करेंगे एग्जाम में। समझ आ रही है? दोबारा देखो, दोबारा देखो बेटा। ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिजर्व, क्या फूड रिजर्व को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए? नहीं, फूड रिजर्व तो टूटते इसलिए ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो ये गलत हो गया। रेस्पिरेशन से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी चाहिए नहीं होती। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। तो फिर क्या ऑप्शन आ गया? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सिंथेसिस ऑफ, भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्या ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बनता लाइक ग्लूकोज? क्या ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाने के लिए लाइट एनर्जी नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, सिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस। देखो उसने फोटोसिंथेसिस की जगह तुम्हें कंफ्यूजिंग अंदाज में सवाल पूछा, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। व्हाट इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल? इजंट इट फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज नहीं बनाते। ग्लूकोज क्या ऑर्गेनिक नहीं है क्या? देखो यहां पर क्या बोला था उसने, विच प्रोसेस इन डेवलपिंग सीडलिंग नीड्स लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी कहां चाहिए मेरे बच्चे, क्यों चाहिए? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अपटेक ऑफ सॉल्ट और वाटर के लिए। अरे मेरे भाई, अपटेक लाइट एनर्जी क्या सॉइल में पहुंच पाती है? जरा क्या तुम लोग अकलमंदी की बातें करते हो? लाइट एनर्जी क्या सॉइल तक पहुंच पाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, एक वो गधे हैं जो रेस्पिरेशन पे टिक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में रेस्पिरेशन आंसर दिया, जबकि वो भूल गए कि रेस्पिरेशन में तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और दूसरे बच्चे वो होंगे जो अपटेक ऑफ सॉल्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी हम अपटेक ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे थे, मिनरलाइंस की बात कर रहे थे। लेकिन क्या लाइट एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए? नहीं भाई, उसके लिए तो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी चाहिए होती है, क्योंकि लाइट एनर्जी तो सॉइल तक पहुंच ही नहीं पाती ना बेटा। लाइट एनर्जी तो सॉइल तक पहुंचेगी नहीं। फिर दूसरा वाटर है, वाटर के लिए लाइट एनर्जी थोड़ी चाहिए, वाटर तो किससे मूव करता है? ऑस्मोसिस से। तो किसी भी एस्पेक्ट से कंसिडर करोगे तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलो गुड हो गया। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे विल हैव मोर बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। याद रखें, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। गलत सही, लेकिन पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है।
क्लोज टू 90 बच्चा क्लास में मौजूद है। 6-8 नाम मुझे रिस्पॉन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखें, पास पेपर सेशन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी आपके लिए। लेक्चर नहीं है ये। चलें, द डायग्राम शोज अ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल आपके पास है, ये क्या है? पी से क्या शो किया हुआ उसने इतने सारा? व्हाट इज दिस? क्लोरो प्लास्ट, ठीक है ना? Okay, compared with the rest of the cell, which row describes the concentration of oxygen and magnesium inside P during the daytime? अच्छा, अब ये समझ लीजिए जरा, ये जरा मैग्नीशियम और नाइट्रेट की बात मैं एक बार समझा दूं अलग से। देखो बेटा, याद रखो, मैग्नीशियम आयन जो होता है ना, ये क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए होता है। प्लीज इसको अपने पास नोट कीजिएगा। मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए, और नाइट्रेट आयन्स जो होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन्स, एंजाइम्स। ठीक है, तो पहले इन दो आयन्स का ना बेसिक रोल समझ लें। बेसिक रोल क्या है कि मेरे बच्चे, जो मैग्नीशियम आयन है ना, वो क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए होता है। क्लोरोफिल के फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम होता है। समझ आ रही है बात? तो मैग्नीशियम के बगैर क्लोरोफिल नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो आपको पता है क्या होगा। और नाइट्रेट में नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होता है? अमाइनो एसिड, और फिर अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? प्रोटीन, जिससे फिर एंजाइम्स वगैरह बनेंगे। ये बात अपने पास आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल पर वापस आ जाते हैं। सवाल क्या कर रहा है भाई? सवाल कह रहा है, कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द सेल, व्हिच रो डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम इनसाइड स्ट्रक्चर पी ड्यूरिंग डे टाइम। स्ट्रक्चर पी का मतलब है क्लोरोप्लास्ट। अब मुझे बताइए, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा? बोले, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग डे टाइम की बात हो रही है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ऑब्वियसली हाई होगा। और मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक्सेलरेटेड चल रही है, तो मैग्नीशियम के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में क्या ख्याल है? वो भी हाई होगा। वेरी गुड, हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, जल्दी से? ठीक हो गया, चलो बेहतरीन है। आगे चलते हैं। बस 10 सवाल कराऊंगा, 10 सवाल के बाद टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है? ताकि दूसरे दूसरे टॉपिक भी सब आ जाए। बेटा, मैग्नीशियम लो क्यों होना चाहिए बच्चे? वाई मैग्नीशियम शुड बी लो? अगर आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है और क्लोरोफिल की जरूरत है, तो मैं क्यों इट विल, अरे बेटा तुम लोग कहां चले जाते हो? इट विल बी यूज, अरे जब कोई चीज एक्टिवेट, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम किधर? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मौजूद है ना। तो व्हेन क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट ज्यादा कब होगी? जब फोटोसिंथेसिस चल रही है, तो उस वक्त मैग्नीशियम भी वहां ज्यादा अवेलेबल होगा। जब ज्यादा अवेलेबल होगा तो कम क्यों करोगे आप? वाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई? भाई, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है ना बच्चे। जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जब डे टाइम है, फोटोसिंथ, असल आइडिया नहीं समझ पाया। इसका मतलब है कि भाई डे टाइम में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और मैग्नीशियम भी ज्यादा प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बट नॉट इन पी। क्यों? पी क्या है? क्लोरोप्लास्ट है ना बेटा। क्लोरोप्लास्ट में ही तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ना। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस होती है? क्लोरोप्लास्ट में नहीं होती। जी जी जी। हम्म। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाह। बेटा, क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रक्चर जिसके अंदर, आपने नहीं पढ़ा, ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज अ कंपाउंड, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल एक ही चीज है? नो, क्लोरोप्लास्ट इज अ स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रीन कंपाउंड, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ नेम ऑफ कंपाउंड। चलिए आगे चल रहे हैं। अब देखो, डायग्राम वाले सवाल जो आते हैं ना, वो बच्चों को ज्यादा परेशान कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे डायग्राम को इंटरप्रेट करने में एक से एक भंड मारते हैं। चलो देखते हैं। द डायग्राम शोज अ प्लांट इन अ फ्लास्क ऑफ वाटर। इट इज लेफ्ट इन द लाइट एट 16 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 आवर्स। सवाल आपको समझ में आ गया कि भाई एक प्लांट है जिसको फ्लास्क ऑफ वाटर में, डायग्राम में देखो शो किया हुआ है, क्या नजर आ रहा है? इसको 16 डिग्री सेल्सियस पर आपने छोड़ दिया है। कॉटन वूल आपने यहां लगा दिया है, लेयर ऑफ ऑयल रख दिया है, वाटर डाल दिया है। अभी इसका वेट दिखा रहा है 326.75। ठीक है, उसके बाद आगे जाके क्या करता है?
सिक्स 6 आवर्स के बाद की कहानी दिखा रहा है। ये क्या हो गया? 6 आवर्स के बाद की कहानी क्या है? देखो कि वेट 326 से कम होकर 321 हो गया है। वेट 326 से कम होकर क्या हो गया है? 321 हो गया है। वेट कम हो गया है। व्हाट डू यू थिंक? वेट कम क्यों होगा मेरे बच्चा? कॉमन सेंस है। वेट कम क्यों हुआ होगा? अब वो कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन दी रूट हेयर। क्या अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा हो तो वेट कम होगा या बढ़ेगा? अरे बोलो भाई, वेट कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो तो वेट तो बढ़ जाना चाहिए था। फिर इसी तरह इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दी फ्लास्क। भाई वाटर क्या फ्लास्क से इवेपोरेट कर सकता है? आपने कॉटन वूल भी लगाया हुआ है, ऑयल फिल्म भी लगाई हुई है, नहीं कर सकता। फिर फोटोसिंथेसिस इन दी लीव्स ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस से वेट लॉस का क्या ताल्लुक? फोटोसिंथेसिस से वेट लॉस का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं ना। अब क्या रह गई? एक ही ऑप्शन रह गया, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि देखो ये कोई डार्क में तो रखा हुआ नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस विल टेक्स प्लेस एंड प्लांट विल लूज वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉस ऑफ वाटर वेट विल चेंज। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, द डायग्राम रेफर टू सम सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट सेल्स। हाँ राबिया बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो बेटा क्वेश्चन। राबिया फातिमा बोलो जल्दी से, क्वेश्चन है तो अभी बोलो फटाफट। सर सी भी हो सकता? नहीं बेटा, सी कैसे हो सकता है? फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस में वेट लॉस का क्या ताल्लुक है? दो वाटर लेवल कम है। बेटा वाटर लेवल इसीलिए कम है ना कि प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और यहां से लूज कर रहा है ना बच्चे। प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और यहां से लूज कर रहा है। तो जब तक लूज नहीं करेगा तब तक वेट कम कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन दी। बेटा एब्जॉर्ब करने से तो वेट बढ़ना चाहिए था ना, लूज करने से वेट कम होगा ना। क्या कर रहे हो तुम चीज? तुम जो है ना वो एब्जॉर्ब कर रहे हो तो तुम्हारा वेट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा ना। अगर लूज कर रहे होगे तो कम हो जाएगा। यस और नो? तुम लोग बहुत ज्यादा बेसिक चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो। आई एम डाउटिंग दैट इज द रीजन दैट यू गाइज डू लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स इन टेस्ट, क्योंकि यू डोंट स्पेंड इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। हालांकि these questions are very easy, but how will water transpire if temperature is not that much? That doesn't make any that is not something. 16 degree is not a freezing temperature. जब भी तो 6 घंटे लग रहे हैं ना। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता तो ये कम टाइम में हो जाता हादसा। ठीक है सर, ए में सेम नहीं रहेगा। ए में सेम नहीं रहेगा। अरे बेटा जब एब्जॉर्प्शन होगी और अगर मान लेंगे ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो बढ़ जाएगा। और एब्जॉर्प्शन, आप एब्जॉर्ब इस स्टेटमेंट को पकड़े, सेम का क्या लॉजिक है? एब्जॉर्प्शन जब हो रही है तो एब्जॉर्प्शन से तो पानी ऐड हो रहा है ना। अब अगर वो लॉस हो रहा है तो लॉस ट्रांसपिरेशन से है, तो एब्जॉर्प्शन से तो बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन होने की वजह से कम होगा। सर कैन वी मूव ऑन? बेटा मैं तो चाह रहा हूँ मूव ऑन, लेकिन मेरी क्लास में बहुत सारे नन्हे कागे हैं। सर देयर वाज ऑयल देयर, सो हाउ डिड इट गेट कार्बन डाइऑक्साइड? या अल्लाह या अल्लाह, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से आती है प्लांट के अंदर, या कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आती है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड पानी से आती है, स्टोमेटा से आती है, कहां से आती है? राबिया फातिमा जी बेटा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अबे भाई पानी कैसे बाहर निकलेगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? फ्लास्क में से पानी बाहर कैसे निकलेगा? यहाँ ऑयल का फिल्म लगाया हुआ है, यहाँ कॉटन वूल लगा हुआ है, पानी कैसे इवेपोरेट होगा फ्लास्क में से? अरे मेरे भाई तुम लोग वहीं वहीं अटके रहोगे। सर पानी का मास बता रहा है। अरे भाई लॉस, फिर इसका क्या जवाब दोगे? ट्रांसपे पानी एब्जॉर्ब क्यों हुआ? क्योंकि यहां से ट्रांसपिरेशन से वाटर लूज हुआ। भाई लॉस हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? कहां फंस गए हो यार? दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर आप नेट टू नेट में वेट कम नहीं करेंगे तो कैसे वजन गिरेगा? ये रीडिंग कैसे गिरेगी? बाहर गया है वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, तभी तो रीडिंग गिरी है बेटा। एब्जॉर्ब करने से तुम कैसे रीडिंग गिरा रहे हो यार? क्या कर रहे हो तुम? और अगर तुम एब्जॉर्प्शन पर इतना टिक कर रहे हो तो तुम करेंगे, तो फिर इसका क्या जवाब दोगे ट्रांसपिरेशन का, विच इज द मेजर प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ वाटर?
मेरा बच्चा सोचो तो थोड़ा सा कि ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर, दैट इज द अल्टीमेट रीजन व्हाई द वेट इज डिक्रीजिंग। वरना अगर यहां पर भाई वाटर इसलिए डिक्रीज हुआ कि एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने से तो वो बराबर रहता। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही होती तो यहां से निकलता और यहां आ जाता, बराबर रहता वेट। लेकिन वो कम क्यों हुआ? क्योंकि पानी आगे लॉस हुआ ना बेटा। वो कह रहा है ट्रांसपिरेशन कैसे होगी? अबे इडियट, ट्रांसपिरेशन तो अंदर से होती है ना, ऑयल तो बाहर है ना बेटा, क्या कर रहे हो? ये स्टेम है और ये बाहर ऑयल की फिल्म है, तो जाइलम क्या हो गया? जाइलम वाइलम सब भूल गए हो क्या? वाटर ऊपर कैसे जाएगा? जाइलम से जाएगा। जाइलम ऑयल की फिल्म में से थोड़ी पास हो रहा है, जाइलम तो एक इंटरनल पाइप है ना बेटा। चले जी, आगे चलते हैं जी। द डायग्राम रेफर्स टू द सम सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, अब कहता है डायग्राम जो है वो कुछ सब्सटेंसेस की बात कर रही है जो प्लांट सेल में होते हैं। विच एरिया ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? कौन सा एरिया फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर? ये तो बड़ा सिंपल है। फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को? ओ, इसमें भी बी है। इन लिल्लाह, इसमें बी कौन था जरा? मैं भी नाम, अभी नाम लेना पड़ेगा मुझे। या अल्लाह, ये बी कौन था इसमें? अब्दुल हादी है। माशाल्लाह। तुम्हारे ख्याल में वाटर और ऑक्सीजन प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस का? हाँ मेरे बच्चे, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत केयरफुली रीडिंग करनी। चलें, 10वां और आखिरी सवाल फ्रॉम दिस टॉपिक, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, अगर टेम्परेचर 16 डिग्री से उसमें ज्यादा होता तो मोर वाटर ट्रांसपायर हो जाता, ज्यादा वेट लॉस हो जाता। ठीक है ना? चलो, द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन एन एक्वेटिक प्लांट इन डिफरेंट कंडीशंस। क्या कह रहा है? ये जो नीचे डायग्राम है एबीसीडी में, इसमें एक एक्वेटिक प्लांट लिया गया है। एक्वेटिक प्लांट है और उसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाइंड आउट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है ना? अब जनाब अली, विच प्लांट प्रोड्यूसेस द मोस्ट बबल्स पर मिनट? बबल्स किस चीज के बनेंगे फोटोसिंथेसिस में? बबल्स किस चीज के बनेंगे पानी में? ऑक्सीजन के बबल्स। किसके बनेंगे बेटा? ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे। तो अब देखो, कंडीशन देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहां पर आप देखें, नॉर्मल प्लांट रखा हुआ है और लैंप है जो दूरी पर रखा हुआ है। यहां पर नॉर्मल एक्वेटिक प्लांट है और यहां पर लैंप है जो करीब लेकर आ गए। तो इसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी या बी में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी? ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां होगी? ऑब्वियसली बी में। लेकिन सी और डी में देखें तो सी में देखें लैंप फिर से दूर रखा हुआ है, साथ में आइस डाल दी। आइस डालने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगी। ठीक है ना? और यहां पर लैंप करीब किया है लेकिन फिर भी आइस डाली हुई है, तो इसका मतलब कौन सा, किस केस में सबसे ज्यादा बबल्स बनेंगे बेटा? गुड हो गया, बी में बनेंगे। शुक्र है कि अब एक जैसे जवाब आ रहे हैं। चलो एक बोनस क्वेश्चन करा देता हूँ, ये एक बोनस क्वेश्चन करा देता हूँ। अभी मैंने बताया भी था मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, व्हाट आर दी साइंस ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एंड नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन दी लीव्स ऑफ प्लांट? कौन से साइंस नजर आएंगे जब मैग्नीशियम या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी? तो मेरे बच्चे, पर्पल स्पॉट्स ऑन द लीव्स, रिड्यूस ग्रोथ of roots, reduce growth with loss of leaf color, yellowing of leaves between the veins। ये 4-5 ऑप्शंस दिए गए हैं। हाँ जी, क्या चीज नजर आएगी आपको? अभी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम किस लिए चाहिए होता है? क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड। बगैर मैग्नीशियम के क्लोरोफिल नहीं बन सकता। तो जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा बेटा? क्या होगा इनमें से? जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? 4 आ जाएगा, यस और नो? मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से 4 आ जाएगा, येलोइंग हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बताया था नाइट्रोजन कहाँ चाहिए होता है? प्रोटीन बनाने के लिए। और प्रोटीन के बगैर ग्रोथ होगी क्या? प्रोटीन के बगैर एंजाइम बनेंगे क्या? प्रोटीन के बगैर स्ट्रक्चर या सेल डिवीजन होगी? नहीं होगी। तो किस चीज को इफेक्ट करेगा? रिड्यूस, रिड्यूस पर्पल स्पॉट्स? नो। रिड्यूस ग्रोथ ऑफ रूट, रिड्यूस ग्रोथ विद लॉस ऑफ लीफ कलर। हाँ भाई, ऑब्वियसली विच वन? डेफिनेटली थ्री। तो हमारा आंसर किस तरफ जा रहा है? 4 और 3 की तरफ। कौन सा कॉम्बिनेशन है 4 और 3 वाला? डी। क्लियर?
चलो बेहतरीन हो गया। चलो ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट इन सॉरी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेट्स टॉक अबाउट 10 to 11 क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ट्रांसपोर्ट यानी वही जाइलम फ्लोइम वाला चैप्टर, ठीक है बेटा। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। Which statement best describes the movement of water through stem of a plant? भाई मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम थ्रू स्टेम ऑफ अ प्लांट। स्टेम में जो मूवमेंट होती है क्या वो जाइलम के थ्रू होती है, यस और नो? और जाइलम एक हॉलो पाइप है, यस और नो? जाइलम एक हॉलो पाइप है, डू यू अग्री? यस, ठीक है ना। अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है इसको? वाटर मूव्स अप द स्टेम एज इट evaporates फ्रॉम द लीव्स। वाटर मूव्स अप द स्टेम एज इट इज पुश्ड बाय वाटर एंटरिंग द रूट्स। क्या वाटर को नीचे से पुश कर रहे हैं या ऊपर से खींच रहे हैं? ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है कि नीचे से पुश कर रहे हो? ट्रांसपिरेशन का पुल हो रहा है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। फिर वाटर मूव्स अप द स्टेम बिकॉज इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। वाटर इसलिए ऊपर जा रहा है कि वो फोटोसिंथेसिस में यूज होना है। भाई इसलिए ऊपर जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस में यूज होना है या ट्रांसपिरेशन की वजह से ऊपर जा रहा है? इट इज मूविंग अप ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। एंड वाटर मूव्स अप बाय द स्टेम बाय ऑस्मोसिस। क्या वाटर की मूवमेंट स्टेम में ऑस्मोसिस से होती है? क्या वाटर की मूवमेंट स्टेम में ऑस्मोसिस से होती है? आंसर इज नो बेटा, ऑस्मोसिस तो नहीं होती। हमने कहा था हॉलो ट्यूब होता है ना, इट सिंपली मूव, मास फ्लो होता है, डिफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चे? वाटर क्यों अब दी स्टेम जा रहा होता है? क्योंकि लीव से ट्रांसपिरेशन हो रही होती है। अब वो शुरू हो गया, वाई नॉट सी, वाई नॉट ए। अरे भाई अभी बताता तो क्या, वाटर मूव्स अप दी स्टेम बिकॉज इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। बेटा पानी के ऊपर जाने पे तुमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। ट्रांसपिरेशन का पूरा इतना बड़ा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा एसेंट ऑफ सैप। अभी रिवाइज किया मैंने कि एसेंट ऑफ सैप होता ही ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से है। तो फिर आप उसको फोटोसिंथेसिस से कैसे रिलेट कर रहे हो, बताओ मुझे। अब क्योंकि अब आप, इसका मतलब है चैप्टर का वो कंटेंट जो आपने पढ़ा था उसको आपने खड्डे में डाल दिया। अब आप अपने दिमाग को कंफ्यूज होने की छोड़ रहे हैं। दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास में पढ़ना और उसको रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वंस यू नो समथिंग यू शुड बी अप टू स्पॉट ऑन होना चाहिए मेरे बच्चा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the main cause of water moving up to the leaves? अभी फिर आ गया, देखो रिपीटेशन आ गई। जाइलम वेसल में जो वाटर मूव कर रहा है वो क्यों मूव कर रहा है? व्हाट इज द मेन रीजन? अब तो बता दो, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस? अब ये देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला कौन आ गया भाई? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां से मेन रीजन बन गया मेरे बच्चा? इवेपोरेशन फ्रॉम द एपिडर्मिस या इवेपोरेशन फ्रॉम द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल? इवेपोरेशन का एपिडर्मिस से कब इवेपोरेशन होने लगी मेरी जान? अब फिर वही बात कहूंगा मैं कि ट्रांसपिरेशन भूल गए हो क्या? ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेशन कहां से होती थी? लेट मी टेक यू टू दी नोट्स, थोड़ा जलील करना आसान होगा है। ट्रांसपिरेशन, ये जो आपने डायग्राम पढ़ी थी, इडियट्स क्या कर रहे हो बच्चे? ये ट्रांसपिरेशन में वाटर कहां, एपिडर्मिस से निकल रहा है। व्हाट इज दिस? एपिडर्मिस है ये, यहां से निकल रहा है वाटर? नॉट एट ऑल मेरे बच्चा। क्या कर रहे हो बच्चे? देखो, अगर एक चीज ना पढ़ी हो ना और आपसे ना हो रही हो, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। एक चीज पढ़ने के बाद नहीं हो रही हो ना, ये से इसमें डूब मरने का मुकाम है। क्योंकि एग्जाम में तो मैं नहीं होऊंगा आपके साथ। योर माइंड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपने रिविजन नहीं किया है। मेरा मकसद आपका कॉन्फिडेंस शेक करना नहीं है, लेकिन आपको जगाना जरूर है कि आप क्यों नहीं रिलेट कर पाए इस चीज को जब आपने एक चीज पढ़ी थी और होशो आवाज में क्लास में नोट की थी कि भाई वाटर कहां से लॉस होता है बेटा? बोलो बोलो बच्चे। स्पॉन्जी सेल से लॉस होता है ना, और फिर वहां से निकलता है। तो एपिडर्मिस से तो लॉस होता ही नहीं है, यस और नो? तो लेट मी टेक यू बैक टू दी क्वेश्चन। तो ये कह रहा था इवेपोरेशन फ्रॉम द एग्जामिनर, देखो बड़ा खबीस होता है। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। तो एग्जामिनर बड़ा खबीस होता है, वो आपको इवेपोरेशन में फंसा दिया। तो आपने जो मैं क्यों कह रहा था कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, आपने इवेपोरेशन पढ़ा, ठक करके आंसर लगा दिया। वो आगे कहते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो क्या इवेपोरेशन एपिडर्मिस से होती है बच्चों? आंसर इज नो। तो इवेपोरेशन कहां से होती है बेटा? बोलो। फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स, यस और नो? और अभी मैंने उस बच्चे को जवाब दिया कि यूज ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज जरूर होता है, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन कि वाटर ऊपर आ रहा है। वाटर के ऊपर आने का रीजन क्या है?
लॉस ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? अब देखो ये प्रैक्टिस करने से ये कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, पॉलिश हो रहे हैं। अब उसके बाद भी गलती हो तो जूते खाने के हकदार हो। आगे चलो। अंडर विच सेट ऑफ कंडीशन विल द ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ अ वेल वाटर्ड प्लांट टू बी फास्टेस्ट? कहता है कौन सी कंडीशन में, जब एक प्लांट को आपने सही से पानी दिया है तो किस कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इसमें फास्टेस्ट होगा? हाँ भाई, तो पहले कहता है अ कूल ड्राई विंडलेस डे। पहले मुझे बताओ, कूल में फास्टेस्ट हो सकता है क्या? कूल में फास्टेस्ट होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब आंसर हमारा हॉट हॉट में से होगा। अब हॉट ड्राई डे में ज्यादा वाटर लूज होगा या हॉट रेनी डे में ज्यादा लूज होगा? तो वी ऑल नो कि भाई ज्यादा वाटर कब लूज होगा, जब ड्राई डे होगा। क्योंकि ड्राई डे होगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा ना बेटा। कि जो हमने पढ़ा था लीफ में जो मीजोफिल सेल होते हैं, यहां पर वाटर पोटेंशियल हाई होगा और बाहर का वाटर पोटेंशियल बहुत ही कम होगा, इसलिए तेजी से वाटर लूज होगा ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से। यस, ठीक है सर। वुडंट द प्लांट्स ट्राई टू स्टोर वाटर? बेटा देखो उसने कहा ना, आप देखो सवाल में आप एक हिस्से पे गौर कर रहे हो, ये देखो सवाल में जवाब लिखा। मैं हमेशा कहता हूँ ओ लेवल बहुत आसान होता है, एग्जामिनर आपको स्पून फीड करता है। क्या लिखा हुआ है? वेल वाटर्ड प्लांट। पानी का तो मसला है ही नहीं यहां पर, क्यों स्टोर करेगा अपना? पता नहीं क्यों लैग हो रहा है यार। यह बात समझ आ गई? वेल वाटर्ड प्लांट लिखा हुआ है ना मेरे बच्चा। वाई नॉट अ विंडी डे? बेटा विंडी डे तो है, और क्या है ये? हॉट ड्राई विंडी डे ना बेटा। हॉट भी हो यानी टेम्परेचर भी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी भी कम हो और स्पीड ऑफ विंड भी ज्यादा हो, तो ये तमाम कंडीशंस मिलकर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मैक्सिमाइज कर देंगे। यस और नो? ये क्या कर रहा है पिछले सवाल में? अभी पिछले सवाल में अटका हुआ है, रुक जाओ जरा। पिछले सवाल में वॉल ऑफ मीजोफिल सेल था, उसमें स्पॉन्जी मीजोफिल सेल की वो वॉल से वाटर की इवेपोरेशन होती है। जी हाँ, स्पॉन्जी से ही होती है। दिस शुड, ये तो एक ऑब्वियस बात है ना। अब उसने मीजोफिल लिख दिया तो इट मींस अंडरस्टूड है कि यहाँ पर किस मीजोफिल को रेफर किया जा रहा है, स्पॉन्जी मीजोफिल को रेफर किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब देखो ये आ गई डायग्राम्स आपको। मैंने देखो, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको उस एंगल से पढ़ाऊं जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। और फिर उसके बाद मैं बड़ा होपफुल होता हूँ कि जब पास पेपर सेशन की बारी आएगी तो बच्चा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उसका। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि रिविजन आपका तगड़ा हो। क्या है भाई? अ प्लांट वाज प्लेस्ड इन अ वाटर कंटेनिंग ब्लैक डाई। अब भाई बड़ा अच्छा सवाल है ये। एक प्लांट को हमने किस पानी में रखा जिसमें ब्लैक डाई डली हुई थी? ठीक है। आफ्टर 24 आवर द प्लांट वाज रिमूव्ड and its sections were taken from root and the stem. Which diagram shows the result? अब मुझे बताओ, वाटर में डाई मिली हुई थी तो ये जाइलम में जाएगा कि फ्लोएम में जाएगा? बताओ भाई, जाइलम में जाएगा कि फ्लोएम में जाएगा? जाइलम में जाएगा। तो अब जाइलम कहां कहां पर है भाई? तो आपको मालूम है सेंटर वाला रूट में जाइलम होता है और अंदर वाला जाइलम होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। यस और नो? वो सी पे कैसे चले गए? क्या कर रहे हो भाई? सी पे कैसे चले गए अल्लाह के बंदे? वो अब्दुल रहमान अब नया लेकर आ गए, जाइलम इज आउटसाइड। अरे क्या कर रहे हो भाई? जाके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो बच्चे, क्या कर रहे हो तुम लोग? जाइलम आउटसाइड कब से हो गया? जाइलम इज इनसाइड। जाइलम लीफ के अंदर आउटसाइड होता है, रूट और स्टेम के अंदर जाइलम इज इनसाइड। तो जाइलम के इनसाइड होने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ए मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। दीज आर इजी इजी क्वेश्चंस मेरे बच्चे। ये फिर वही सवाल आ गया डायग्राम वाला, क्योंकि ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। देखो फिर डायग्राम वाला सवाल आ गया। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू स्टेम ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट शुगर। हाँ भाई, शुगर कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? शुगर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम कौन है? फ्लोएम कौन होता है? अंदर वाला है बाहर वाला है? तो फ्लोएम इज एन आउटर टिश्यू। कौन सा होगा टिश्यू बेटा फ्लोएम? बी। व्हाट आर द अदर टिश्यूज? ये क्या है? दिस इज एपिडर्मिस। ये क्या है? जाइलम। ये क्या है? पिथ। स्टेम में सेंटर में पिथ होता है बेटा, कॉर्टेक्स नहीं होता। स्टेम में सेंटर में पिथ होता है, कह दो तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया तुमको। चलो आगे चलो। विच इफेक्ट विल एन
which effects will an increase in temperature and increase in humidity have on the rate of transpiration? देखो नजर आ रहा है ट्रांसपिरेशन के सवाल भर भर के आ रहे हैं. कहता है क्या हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ है और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी हुआ है. तो बताइए ट्रांसपिरेशन के क्या इफेक्ट होगा. हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बोलो बढ़ जाएगी. लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से ट्रांसपिरेशन बढ़ती है कि कम होती है, कम हो जाएगी. तो मेरे बच्चे बताइए कौन सा आंसर होगा फिर. इंक्रीज टेम्परेचर में इंक्रीज होगी और इंक्रीज ह्यूमिडिटी में डिक्रीज हो जाएगी. तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चे, सी. चलो गुड है. What is the main source of energy that cause water to rise up the plant stem? अब देखो एक सवाल है लेकिन कितने तरीके हैं. हाँ जी, कौन सी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, है ये आया सवाल. What is the major source of energy जो वाटर को ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर रही है. जी बेटा. डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल बिटवीन सेल सैप एंड सॉइल वाटर. है क्या कह रहे हो भाई. कह रहा है डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल बिटवीन सेल सैप एंड सॉइल वाटर. इस एनर्जी की वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा है. भाई डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल सेल सैप और सॉइल वाटर, तो सॉइल की बात हो रही है. पानी के ऊपर चढ़ने में सॉइल का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना भाई. पानी के ऊपर चढ़ने में सॉइल का तो कोई ताल्लुक नहीं है. यस और नो. तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. अब ये वाला देखो, लाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल. लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है. लाइट के एब्जॉर्ब होने से फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक है. और क्या वाटर का ऊपर चढ़ना फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसपिरेशन पे डिपेंड करता है. वाटर का ऊपर चढ़ना किस पे डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस पे, ट्रांसपिरेशन पे. अरे एबीसीडी मत खेलो यार, जवाब दो मुझे. तो इसका मतलब यहां लाइट से तो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगी, ट्रांसपिरेशन नहीं. ठीक है. फिर रेस्पिरेशन ऑफ शुगर्स मेड इन फोटोसिंथेसिस, ये तो रेस्पिरेशन की बात है. लेकिन अगर हम बात करें हीट फ्रॉम दी सन की, तो बेटा जब गर्मी ज्यादा आएगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी. ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी तो वाटर आसानी से तेजी से ऊपर चढ़ेगा. यस और नो. यस और नो. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा. आगे चलते हैं. ये देखो फिर ग्राफ आ गया. ये वही वाला ग्राफ आया है, नहीं नहीं दूसरा ग्राफ. चले देखते हैं. ये अच्छा सवाल लग रहा है, कुछ नया लग रहा है. देखते हैं इसको. एन एक्सपेरिमेंट मेजर द रेट एट विच प्लांट्स टेक अप मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन. क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि प्लांट किस रेट पर मैग्नीशियम आयन को इनटेक करता है. मैग्नीशियम आयन किस लिए चाहिए था, मैग्नीशियम आयन किस लिए चाहिए था भाई, क्लोरोफिल बनाने के लिए. ठीक है ना. अब कहता है अ प्लांट वाज गिवन अ पॉइजन दैट स्टॉप्स रेस्पिरेशन. एक प्लांट को, अब सवाल समझना बेटा, खासतौर पे जिनका साबुन थोड़ा स्लो चल रहा है वो लोग समझना बेटा कि मैग्नीशियम का यूज केस आपको सिलेबस में पढ़ा दिया जाता है. फिर कहता है एक प्लांट को हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें प्लांट किस रेट पर मैग्नीशियम आयन को ले रहा है वो देख रहे हैं. फिर कहता है प्लांट वाज गिवन अ पॉइजन दैट स्टॉप्स रेस्पिरेशन, अनदर प्लांट वाज लेफ्ट एज नॉर्मल, दी ग्राफ शोज द रिजल्ट्स. ठीक है जी. अब आपको ये प्लांट है जो नॉर्मल छोड़ दिया, इस प्लांट को हमने जो है वो पॉइजन दे दिया. तो क्या देख रहे हैं कि इसमें रेट ऑफ अपटेक होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. जबकि इसमें रेट ऑफ, जैसे जैसे हम मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ अपटेक उस तरह से नहीं बढ़ रहा. कैन यू अंडरस्टैंड द ग्राफ एवरीबॉडी, कि यहां पर जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ अपटेक ऑफ मैग्नीशियम बढ़ रहा है. लेकिन इन द सेकेंड ग्राफ, जिस जो पी वाला है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ मैग्नीशियम अपटेक उस तरह से नहीं बढ़ रहा. अब कहता है हाउ आर दी मैग्नीशियम आयंस बीइंग एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स एट पॉइंट एन एंड पी. हाँ भाई, पॉइंट एन और पॉइंट पी पर मैग्नीशियम आयंस को कैसे एब्सॉर्ब किया जाएगा. ये अच्छा सवाल आ गया है. ये अच्छा सवाल आ गया है, अच्छा सवाल है. इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा तुम लोगों को. देखो मुझे बताओ, इस पॉइंट पर जब सब कुछ नॉर्मल है, बेटा बच्चा बताओ, इस पॉइंट पर जब सब कुछ नॉर्मल है, मैंने अभी बताया था ना कि जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो प्लांट किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, बेटा बोलो किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. इसका मतलब पॉइंट एन पर तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होगी. यस और नो. पॉइंट एन पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी. इसका इसका इसको क्लियर है सबको.
चलो ये क्लियर है ना सबको? बेटा मैं ठीक हो गया। अब रह गया पॉइंट पी पर। अब पॉइंट पी पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आइन, वो कह रहा है कि हाउ आर दी मैग्नीशियम आइन आर बीइंग एब्जॉर्ब। अब वो कैसा होगा? तो मेरे बच्चे याद रखो, जब प्लांट को आपने पॉइजन दे दिया, प्लांट को आपने पॉइजन दे दिया, तो क्या प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा? आपने प्लांट को पॉइजन दे दिया तो क्या प्लांट में रेस्पिरेशन और बाकी प्रोसेस नहीं हो पाएगा ना? तो अगर उस वक्त एब्जॉर्प्शन कुछ ना कुछ हुई है तो क्या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकती है? जब प्लांट को आपने पॉइजन दे दिया, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन तो वैसे ही पॉइजन की वजह से रुक गई है। लॉजिक समझ आ रही है? तो प्लांट में अगर उसके बाद एब्जॉर्प्शन सर्टेन लेवल पर हुई है तो दैट कुड नॉट बी ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इट मींस द ओनली पॉसिबल आंसर इन दिस कॉम्बिनेशन कुड बी बी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? नशरा कह रही है वाई डिफ्यूजन। मेरे बच्चे मुझे बता दो वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट और हाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप मुझे बता सकते हो हाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? जब प्लांट को पॉइजन दे देंगे तो प्लांट की डेथ की तरफ जाएगा ना, प्लांट डिग्रेडेशन की तरफ जाएगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर प्लांट डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो, तो आप जानते हैं जाइलम, हमारे पास एक एग्जांपल है कि जाइलम एक डेड टिश्यू है लेकिन उसमें डिफ्यूजन होती है। तो यहां पर हम ऑड वन आउट करके आंसर तक पहुंच रहे हैं कि भाई जब प्लांट को पॉइजन दे दिया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने की तो कोई चांस है ही नहीं। इसीलिए ये हम श्योर थे कि एंड पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो दैट इज व्हाई द ओनली कॉम्बिनेशन आंसर दैट मेड सेंस वाज बी। तो दैट इज हाउ वी अप्रोच विद ऑड वन आउट। जब हमें कंसेप्ट थोड़ा नया आ जाता है तो एग्जामिनर का मकसद होता है कि आप ऑब्वियस चीजों के ऊपर गौर करें। जो चीजें ऑब्वियस है उसके बेसिस पर जब आप डिसीजन लेंगे, यू विल रीच टू द राइट आंसर। इज दैट क्लियर बेटा? चलो जल्दी जल्दी दो तीन सवाल और करते हैं। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द विल्टिंग? हाँ भाई, विल्टिंग पढ़ी है हमने। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द विल्टिंग ऑफ प्लांट लीव्स? विल्टिंग में क्या चीज रोल प्ले करती है? द मीजोफिल सेल लूज स्टर्गर प्रेशर, द मीजोफिल सेल लूज स्टर्गर प्रेशर, द फ्लोएम स्टॉप्स ट्रांसलोकेटिंग, स्टोमेटा क्लोज, जाइलम फिल्स इन। जी, विल्टिंग किस वजह से होगी? व्हाट कंट्रीब्यूट्स, क्या चीज विल्टिंग में कंट्रीब्यूट करेगी? तो वी नो विल्टिंग इज रिलेटेड टू ट्रांसपायरेशन, कि जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा तेजी से हो तो विच स्टेटमेंट इज रेफरिंग टू ट्रांसपिरेशन? क्या ये ट्रांसपिरेशन को रेफर कर रहा है? नो। क्या ये ट्रांसपिरेशन को रेफर कर रहा है? नो। क्या ये ट्रांसपिरेशन को रेफर कर रहा है? नो। द ओनली स्टेटमेंट दैट इज रेफरिंग टू ट्रांसपिरेशन इज दैट मीसोफिल सेल जब वाटर ज्यादा लूज करेंगे तो दैट विल लूज टर्जिडिटी एंड इवेंचुअली विल्टिंग की तरफ जाएंगे। So there is only one obvious possible answer here, that is A. चलो बोनस क्वेश्चन। ओए ओए ओए, बोनस क्वेश्चन आ गया। क्या ये सारी डायग्राम क्लास में बनाई है तुम लोगों ने? क्या ये सारी डायग्राम जो अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है क्लास में आपने ड्रॉ की हुई है? बिल्कुल ड्रॉ की हुई है। अब कहता है भाई विच, ओके, कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट्स ऑफ प्लांट आर प्लेस्ड इन वाटर कलर्ड डाई, द डायग्राम शोज सेक्शन ऑफ लीव, स्टेम एंड रूट। अब ये तो आपको पता ही है। which number parts will become stained by the dye as the water is initially absorbed? कौन स्टेन होगा, जाइलम या फ्लोएम? स्टेन कौन होगा, जाइलम या फ्लोएम? जाइलम। तो यहां पर जाइलम कौन है, वन या टू? मैंने बताया था लीफ में बाहर वाला जाइलम होता है, यहां वन जाइलम है, यहां पर फोर जाइलम है, और यहां पर सिक्स जाइलम है। 1 4 6, 1 4 6 का कॉम्बिनेशन कहां है? ये रहा। ठीक है जी। अच्छा ये भी देख लो, चलो अभी आ गया तो। इन विच डायरेक्शन डू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन द फ्लोएम एंड इन द जाइलम ऑफ अ प्लांट स्टेम? हाँ भाई, कहता है वाटर मॉलिक्यूल जाइलम और फ्लोएम में किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? तो पहले मुझे जाइलम का बता दो, जाइलम में किस डायरेक्शन में मूव करते हैं बेटा? जाइलम के अंदर कौन सी पॉसिबल डायरेक्शन होती है, अप ओनली। तो इजंट इट ऑब्वियस कि ये ऑप्शन कट आउट हो जाएंगे। देखो मैंने हमेशा बताया ऑड वन आउट पे जाओ, तो जो डाउन और बोथ अप एंड डाउन है वो कैंसिल हो गए, तो अप ओनली के ये वाला ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। अब हम जानते हैं कि फ्लोएम के अंदर तो मल्टीपल डायरेक्शन होती हैं, तो इसका मतलब है कि कौन सा आंसर होगा बेटा? डी। क्लियर? अरे क्या कर रहे हो, वाटर क्यों नहीं होता फ्लोएम में भाई? ये किसने कह दिया वाटर नहीं होता फ्लोएम में?
ये कहाँ पढ़ लिया वाटर नहीं होता फ्लोएम में? भाई वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा फ्लोएम के अंदर, लेकिन प्लांट जब अपना मटेरियल तैयार करेगा तो वो जैसे हमारे अंदर ब्लड के थ्रू मूवमेंट होती है, इसी तरह वाटर वहां पर भी पार्टिसिपेट करता है मूवमेंट में। ये कहाँ से आ गया आइडिया कि वाटर फ्लोएम में नहीं होता? क्लियर है बच्चों? चलो गुड हो गया, गुड हो गया। चले बेटा, लेट्स टॉक अबाउट सम 1-2 थ्योरी क्वेश्चंस। एक दो थ्योरी क्वेश्चंस देखते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब आपके सामने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का टॉपिक, जहां पर आपने ऑक्सिन और वो जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म पढ़ा था, क्योंकि ये टॉपिक बाद में आपके सिलेबस में ऐड हुआ, तो इसके एमसीक्यू तो मुझे नहीं मिल रहे जो ढंग के हो, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन बहरहाल हमारे पास मौजूद हैं, कलेक्शन भरपूर। तो हम जरा अब कुछ कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस देखते हैं, और इससे थ्योरी के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, कुछ थ्योरी के अंदाजा भी हो जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को थ्योरी से मौत वाकई हो जाती है, थ्योरी देखकर मौत आने लगती है कि ये क्या आ गया। ठीक है जी, तो कोई मसला नहीं, थ्योरी बहुत आसान होती है, वंस यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, थ्योरी इज नॉट समथिंग दैट शुड बॉदर यू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड, मुझे एक बात कंफर्म कर दें, आर यू ऑल विद मी बच्चों? मैं थ्योरी के एक दो क्वेश्चंस ट्राई करता हूं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा मिले। ठीक है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्सेज, ये बहुत बहुत याद रखना, बायोलॉजी की थ्योरी जिसने एक बार क्रैक कर ली उसके लिए बहुत आसान है। और कौन है जो क्रैक करता है? जिसने एक्चुअली लर्निंग अच्छी की हुई हो, और फिर वो मार्किंग स्कीम ऑब्जर्वेशन करे, और बस उसके बाद बेटा मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, बस एक दो क्वेश्चन इसका कराऊंगा थ्योरी का, बस दैट्स इट। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो हिम्मत रखें। तो स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्सेज, अ सीडलिंग वाज अटैच्ड टू अ सपोर्ट स्टैंड एंड प्लेस्ड अंडर अ लैम्प। तो अगर आप गौर से देखें डायग्राम में, आपको सपोर्ट स्टैंड नजर आ रहा है, ठीक है, और ये शूट है और ये रूट है, डायरेक्शन ऑफ लाइट ऊपर से आ रही है। ठीक हो गया। Complete the diagram by drawing the expected position of the root and shoot after 7 days of growth। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया भाई। क्या कहता है कि 7 दिन के बाद रूट और शूट की एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है ना वो शो करें आप डायग्राम के थ्रू, एक डायरेक्शन शो करें, एक्सपेक्टेड पोजीशन शो करें। तो भाई रूट किस तरफ ग्रो करती है? लाइट के करीब जाती है, लाइट से अवे जाती है, अवे जाती है। तो रूट को आप ऐसे नीचे की तरफ शो कर दोगे, और शूट को आप ऐसे बोलो बेटा ऊपर की तरफ शो कर दोगे। इज दैट क्लियर बेटा? दोबारा देख लो बेटा आइडिया। भाई लाइट ऊपर से आ रही थी ना, लाइट ऊपर से आ रही थी, तो साथ रूट का जो ट्रोपिज्म होता है वो क्या होता है? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। और शूट का जो ट्रोपिज्म होता है वो पॉजिटिव है, लाइट के करीब ग्रो करती है। तो इसको आप इस तरह से शो कर दोगे, इस 2 नंबर मिल जाएंगे इसके करने के। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर एवरीबडी? चल ओके, बस ये छोटा सा पार्ट था, ये पार्ट उठाया हुआ था। अब आगे देखें। टू आइडेंटिकल, ये भी वही है, ट्रॉपिज्म से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, टू आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट्स वर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट प्लांट रिस्पॉन्सेज। 2 आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट्स हैं जो कि यूज किए गए, एक ये नजर आ रहा है आपको, एक ये नजर आ रहा है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, यानी हर लिहाज से एक जैसे। प्लांट ए वॉज प्लेस्ड ऑन अ क्लिनोस्टेट। क्लिनोस्टेट ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो मुसलसल घूम रही होती है, मुसलसल गोल 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 घूम रही होती है। ठीक है, प्लांट ए वाज प्लेस्ड ऑन अ क्लिनोस्टेट दैट कंटिन्यूअली रोटेटेड, यानी इसको हमने एक ऐसी उस पे रख दिया, क्लिनोस्टेट पे रख दिया, ये मुसलसल घूम रहा है। अगर आप देखें डायग्राम में नजर भी जिसने दिखाया हुआ भी है कि ऐसे गोल 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 घूम रहा है, यानी ये प्लांट ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा होगा। ठीक है ना? अब कहता है प्लांट बी वॉज नॉट रोटेटेड, प्लांट बी को हमने ऐसे प्लेस किया है कि वो रोटेट नहीं हो रहा। सही है। और ये देखो डब्बे में रखा हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। बॉक्स टू एक्सक्लूड लाइट, यानी इसके अंदर लाइट एंटर नहीं हो सकती। डायग्रामेटिक सेटअप में क्या दिखा रहे हैं कि लाइट एंटर नहीं हो सकती। बोथ प्लांट्स वर देन प्लेस्ड ऑन देयर साइड्स एंड केप्ट इन डार्क, यानी इसको क्लिनोस्टेट पे रख दिया, इसको हमने जनाब नॉर्मल रख दिया, और उसके बाद इनको बॉक्स में डाल दिया, लाइट नहीं है, डार्क में रखा हुआ है। द डायग्राम शोज 2 प्लांट्स एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर 7 डेज। अब जरा देखते हैं 7 दिन के बाद क्या हुआ, गौर से देखें। हाँ भाई, प्लांट ए, और पहले मुझे विजिबल ऑब्जर्वेशन बताओ, 7 दिन के बाद क्या हुआ? क्या नजर आ रहा है? प्लांट ए में क्या चेंज है? प्लांट ए में क्या चेंज नजर आ रहा है?
ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ आप देखें दो यहाँ तक लीव हुए हुए थे, और यहाँ पर आप देखें एक और जो है ना वो आ गया लीव का, तो ग्रोथ तो हुई है। और यहाँ पर व्हाट अबाउट प्लांट बी? प्लांट बी में नहीं हुई ग्रोथ? प्लांट बी में हुई ना ग्रोथ, क्या नहीं हुई है? अरे बोलो भाई, ग्रोथ हुई है नहीं हुई है? हुई है। एक तो ग्रोथ भी हुई है और ज्यादा हुई है। देखो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट भी नजर आ रहा है, एक और लीफ भी नजर आ रहा है, और फिर एक और चीज नजर आ रहा है। देखो जो प्लांट ए है वो सीधा ही ग्रो करता जा रहा है, लेकिन प्लांट बी में अगर आप देखें तो यहाँ आपको बेंड नजर आ रहा है बच्चों। प्लांट बी में आपको बेंड नजर आ रहा है, बेंड। ये बेंड आप देखें, ऊपर की तरफ बेंड नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ प्लांट हार्मोन causes the response of plant B। कहता है अब मुझे बताइए प्लांट हार्मोन कैसे प्लांट बी के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो और ये कितने मार्क का सवाल है? 3 मार्क का सवाल होगा। यस, देखो 3 मार्क का सवाल। कहता कौन से हार्मोन की बात हो रही है इधर? कौन से हार्मोन की बात हो रही है इधर? ऑक्सिन की। और ऑक्सिन कैसे काम करता है? लेट मी वर्बली फर्स्ट रिपीट ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। ये असल में सीधा सीधा ऑक्सिन का रोल पूछ रहा है ना आपसे, तो आप क्या बोलोगे कि ऑक्सिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस इन प्लांट बी एट इन द टिप सेल्स, in the tip cells, and then it moves or diffuse into the plant body or into the stem, causing stimulation of cell elongation, which results in bending of plants upward और growth of plant upward। देखो 3 बातें करनी है ना, डायग्राम को मैं डायग्राम को देखते हुए आपके साथ बात कर रहा हूं। क्या कहा हमने? और 3 नंबर किस चीज के मिलेंगे? ऑक्सिन का जिक्र करोगे, 1 नंबर मिल गया। कहां प्रोड्यूस होगा? टिप में प्रोड्यूस होगा, दूसरा नंबर मिल गया। फिर मूव करेगा, स्टेम में इलोंगेशन आ रही है ना बेटा, डायग्राम में कहां नजर आ रहा है आपको? स्टेम बेंड हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? स्टेम में जाकर डिफ्यूज होगा स्टेम में, और वहां पर सेल इलोंगेशन कॉज करेगा, दैट विल कॉज द बेंडिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो बस लेट मी राइट इट ताकि आपको अंदाजा हो कि और रिस्पॉन्स लिखते कैसे। एंड ट्राई टू राइट योर रिस्पॉन्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, नॉट इन पैराग्राफ्स। ट्राई टू कंप्लीट वन सेंटेंस, देन चेंज द लाइन, चेंज लाइन, बेटा जो नजर आ रहा है ना बेटा उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें रीजनिंग में ऐसा फैसल नहीं घुसना है। जो नजर आ रहा है प्लांट बी में, वी नो दैट इज ड्यू टू ऑक्सिन, तो जस्ट वी नीड टू एक्सप्लेन दैट, सिंपल। चलो बेटा देखो, ऑक्सिन इज द हार्मोन produced in cells at tip. It diffuses along the stem and triggers cell division and cell elongation, which cause bending of stem, growth and which cause growth and growth भी तो हुई ना बेटा, which cause growth and bending of stem in upward direction। ठीक है मेरे बच्चा? बेटा प्लांट ए में भी इलोंगेशन तो हुई है ना मेरे बच्चे, क्यों नहीं हुई है? प्लांट ए में इलोंगेशन, ये देखो ना लेंथ बड़ी तो है, क्या तो नींद में तो नहीं हो तुम लोग? ये देखो इतना लेंथ बड़ा तो है, लेकिन चूंकि वो गोल गोल घूम रहा था, तो गोल गोल घूमने की वजह से वो जो है ना सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से उसमें बेंडिंग वाला पार्ट हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन यहाँ पर इलोंगेशन तो यहाँ पर भी हुई है। ठीक है, समझ आया बच्चों? लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये रिपीट ही हो रहा है। थ्योरी में ना एक एक टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चन रिपीट होने का बड़ा कॉमन ट्रेंड है, इसलिए मैं कहता हूं कि थ्योरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक बार टॉपिकल खोलकर मार्किंग स्कीम्स रीड करें
और मार्किंग स्कीम रीड कर लेंगे ना और लर्निंग पूरी की होगी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद थ्योरी अटेम्प्ट करें, मजा आ जाएगा, चस आ जाएगी, आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि यार वाह। लेकिन आज मुझे आप लोगों को क्वेश्चंस कराते हुए अंदाजा हो रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह वो बहुत सिंपल चीजों में फंस जाते हैं। तो वो एक बड़ा मसला है सिवियर, क्योंकि देखें उससे आपको खुद बाहर आना है। यू नीड टू रीड स्लोली, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू इंटरप्रेट। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन खड़ा नहीं करते, क्वेश्चन का जवाब देते हैं। समझ आई बात? क्वेश्चन के अंदर आप ये कि नहीं या ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि जो सीधा सीधा है भाई, ओ लेवल से पीएचडी नहीं है। चलो बस आपकी थकान को देखते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन से ज्यादातर सवाल जो है ना वो ऑक्सीजन से रिलेटेड आते हैं, तो आप एक बार ऑक्सीजन का रट्टा लगा लो कि ऑक्सीजन कैसे काम करता है और ऑक्सीजन का आंसर कैसे लिखना है। जब सवाल ऑक्सीजन का आएगा, ठक करके ऑक्सीजन, ठक करके ऑक्सीजन, ठोकते जाओ, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट स्कोरिंग मार्क्स। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, तो आज के सेशन में थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह अगले सेशन में भी कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस और कराऊंगा और फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।